हेलो स्टूडेंट्स। पॉलीमर्स में आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने क्या कर लिया था कि किस तरीके से रिएक्शन के बेसिस पे कि रिएक्शन के पाथ पे पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, जैसे एनायनिक और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ये अपन ने कर लिया था। लास्ट जो अपन ने देखा था वो था कि स्टायरीन जो होता है वो कैटायनिक, फ्री रेडिकल, एनायनिक तीनों के तीनों मैकेनिज्म शो कर सकता है। ठीक है, तो इसी में अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन का पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइईन का पॉलीमराइजेशन। देखो, ये जो अब टॉपिक है, ये अपन ने ऑर्गेनिक में इसका थोड़ा सा आइडिया ले रखा है। जब अपन काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, तो वहां पे अपन ने देखा था कि 1,2 एडिशन भी होता है डाइन्स में और 1,4 एडिशन भी होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे 1,4 मतलब थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड, और काइनेटिकली कंट्रोल्ड था 1,2। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से अपने पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। 1,2 एडिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन ऑर्गेनिक में इसका एक आइडिया ले चुके हैं। तो देखो, ये जो है इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू विनाइल, जैसे विनाइल के केस में पॉलीमराइजेशन हो रहा था। ठीक है, जैसे विनाइल के केस में पॉलीमराइजेशन हो रहा था जब अपन ने ये एग्जांपल लिया था, जब अपन इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, ये एंड टाइम्स है। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन अपन किस तरीके से करा रहे थे, ये वाला बॉन्ड ओपन रह गया, तो क्या है, ये भी 1 और 2 पोजीशन पे हो रहा है। सेम इसी तरीके से, बस अब डाइईन है। तो तुमको क्या चेंजेस करने होंगे, जैसे देखो कि मेरे पास n टाइम्स दे रखा है ये इस तरीके का डाइईन। तो इस पोर्शन को इग्नोर कर दो और यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ओपन कर देता हूँ, देखो इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर से भी हमने ओपन छोड़ दिया और इस पोर्शन को मैंने नहीं छुआ, ये एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये वाला जो ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ बच रहा है, मतलब आफ्टर पॉलीमराइजेशन, मेरा पॉलीमर तो ये है ना, तो जो ये पॉलीमर बच रहा है उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो जीआई की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इस केस में जीआई नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन। तो ये जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि ए बी सी डी, क्या पढ़ा था अपन ने, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये जीआई शो इस पॉइंट पे नहीं कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी 1,2 में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं लग रही होगी, लेकिन जब मैं 1,4 की बात करूंगा, जैसे अगला हम उसी की बात करते हैं 1,4 एडिशन, यहां पे इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहां पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो इधर क्या होता है, जैसे इसी एग्जांपल को अपन लेते हैं, तो मैं एक बार समझाने के लिए यहाँ पे तुमको थोड़ा अलग से बता देता हूँ। लेट्स से कि हमने यही वाला मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक, अब इसको देखो, क्या यहाँ पे इसके होमोलिटिक क्लीवेज की पॉसिबिलिटी है। अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए समझो, अगर मैं यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज करा देता हूँ, तो ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल, ये अपन बात कर चुके हैं कि इस तरीके की स्टेट एक्चुअली में फॉर्म होगी नहीं। जैसे यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ नंबर भी दे देते हैं अपन, समझना आसान हो जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में इमीडिएटली क्या फॉर्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो इस तरीके से। ठीक है, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ रेडिकल रह गया और यहाँ रेडिकल रह गया। तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड मेरा ओपन रह गया, है ना। अगर मैं 2 मिनट के लिए रेडिकल को यहाँ पे हटा देता हूँ, तो ये मुझे ऐसा ही अपियर हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड मेरा क्या रह गया, ओपन रह गया। क्लियर है बात। अभी देखो एक मॉलिक्यूल में इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरे पास तो इसकी एक लंबी चेन जुड़ने वाली है ना। ठीक, चलो, तो जैसे कि इसको अगर अपन बेटर वे में देखें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2,
तो मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए हिंट दे दिया कि किस तरीके से काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे लेट से कि मैंने इसके n मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ जो रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा फोर्थ नंबर पे, वो नेक्स्ट वाले के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, CH2, हमने देखा कि जो 2 और 3 नंबर वाला है इसके बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ गया, ठीक। उसके बाद CH2, अब देखो ये जो रेडिकल है ऐसे ही रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल में बना होगा, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड आ गया, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH2, और ये चीज चलती रहेगी। तो यहां पे अगर मैं ढंग से देखूं तो जो रिपीटिंग यूनिट है, जो रिपीटिंग यूनिट है वो ये है, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। और ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो 1 और 4 पोजीशन पे तुम्हारे पास ज्वाइन हुआ होगा। तो इसका मतलब इधर मेरे पास रिपीटिंग यूनिट ये आ रही है, ठीक है, बेसिकली रिपीटिंग यूनिट ये आ रही है, इसलिए हम इसको कैसा एडिशन बोल रहे हैं, 1,4। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। देखो आइसोप्रीन को पकड़ो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बता रहा था तुमको, जैसा कि अपन ने इधर बात करी जीआई की, और इधर मैंने अभी तक जीआई की बात नहीं करी है, जबकि तुम देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, तो इस पॉइंट पे ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, तो दिस शुड शो जीआई। अब अपन देखते हैं कि कैसे हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स के लिए ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे आइसोप्रीन, देखो ये नेचुरल रबड़ का मोनोमर है, ठीक है। तो व्हाट इज आइसोप्रीन, आइसोप्रीन इज CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर आइसोप्रीन। तो अपन इसके एन मोल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जब ये 1,4 एडिशन कर रहा है, ठीक है, हम 1,4 एडिशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। देखो यहाँ पे CH3, इधर आ जाएगा पाई, अगर मैं नंबर भी डाल देता हूँ, क्योंकि ये है मेरी कॉन्जुगेटेड डाइन, तो 1,4 2 और 3 में पाई बॉन्ड आ जाता है, अभी अपन ऊपर देख कर आए हैं। तो CH CH2, और ये यहाँ पे ये रिपीटिंग यूनिट हो जाएगी, चमक रही है चीज। तो अब देखो, अगर इस डबल बॉन्ड पे फोकस करते हो, ये वाला ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन और CH2 डिफरेंट, इसका मतलब दिस विल शो जीआई। बोलो वाजिब बात एकदम, ये जीआई शो करेगा। तो अब इसका अगर मैं सिस फॉर्म बना देता हूं इस तरीके से, C डबल बॉन्ड C, ये मेरा H हो गया, और जहां से ज्वाइन हो रहा है उन दोनों पॉइंट्स को अपन सेम साइड पे बना देते हैं इस तरीके से। तो ये कौन सी फॉर्म बनाई इसकी, सिस फॉर्म, किसकी, आइसोप्रीन। ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी योर पॉली आइसोप्रीन, है ना, आइसोप्रीन का पॉलीमर है तो पॉली आइसोप्रीन बोल देंगे। क्लियर है बात। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये जीआई शो कर रहा है भैया, और ये इसकी हमने सिस फॉर्म बना दी। सो दिस इज योर नेचुरल रबर, ये क्या है, नेचुरल रबर। तो व्हाट इज नेचुरल रबर, इट इज द सिस फॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है, क्योंकि वो जीआई शो कर सकता है। और अगर अब हम इसकी ट्रांसफॉर्म बनाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं गुटा पर्चा। ये एक एडेसिव की तरह भी यूज होता है, नाम सुन के तुमको लगा होगा कि क्या पागल वागल हो गए हैं सर, क्या बोल रहे हैं, लेकिन देखो ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो मैं इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनाऊंगा, ये CH2 जहाँ से लिंक हो रहा है वो मैंने ऐसे छोड़ दिया, और दूसरा जो लिंक हो रहा है उसको मैं इधर बनाऊंगा, ठीक है। तो जो जहां से लिंक हो रहा है वो तुमने अपन कहाँ रख दिया, ट्रांस पे। तो इसको अपन बोलते हैं गोटा पर्चा, GUTTAPERCHA। गोल्फ में जो बॉल यूज होती है उसकी ऊपर की कवरिंग बनाने के भी काम आता है ये, और एक अच्छा एडेसिव भी है, काफी चीजों में काम आता है, बेसिकली नेट पे सर्च करना है इसको, ठीक है। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है गुटा पर्चा। तो ये भी क्या है, एक पॉलीमर है आइसोप्रीन का, ठीक। बस ये क्या है, पॉलीआइसोप्रीन की ट्रांसफॉर्म है, ध्यान रहे। तो जीआई से भैया पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अच्छा सवाल बन सकता है इसमें। और एग्जाम्पल ले, जैसे अपन क्लोरोप्रीन ले लेते हैं अब, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्लोरोप्रीन,
मिथाइल की जगह पे क्लोरीन चिपका दो। ये आ गया क्लोरीन, CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब तक तो तुमको यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना तो तुम अपने आप देख पा रहे होंगे। देखो, इसमें भी अगर मैं 1,4 कराता हूं, ये फॉर्म होगा। इस डबल बॉन्ड पे क्या सारे ग्रुप्स तुम्हारे पास डिफरेंट हैं? तो ये भी तुम्हारे पास बढ़िया तरीके से GI शो कर सकता है। ठीक है, तो अभी इसको क्या बोलोगे? पॉली क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन मोनोमर था, उससे अपन ने क्या बनाया यहाँ पे? पॉलीमर। और क्या बोलते हैं अपन इसको? डायप्रीन। ठीक है, इट इज अ सिंथेटिक रबर। ऊपर वाला क्या था? नेचुरल रबर था, जो प्लांट्स वगैरह से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। दिस इज सिंथेटिक रबर। ठीक, चलो, तो ये अपने पास डाइन्स का भी पॉलीमराइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं, जो कि थियोरेटिकल है। ठीक है, कि जो लेयर्स हैं पॉलीमर की, उनके बीच में फोर्सेस कैसे हैं। ठीक है, पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे हैं, या फिर एक ही चेन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं। तो अब अपन अगला क्लासिफिकेशन उसी बेसिस पे करने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ classification on the basis of attraction between polymeric chains। ठीक है, attraction between polymeric chains। तो यहां पे अगर अपन सबसे पहले बात करें, तो अब देखो, इधर तुम ज्यादातर जो नाम सुनोगे वो सारे तुम्हारे सुने हुए होंगे। इलास्टोमर्स। ठीक है, देखो इलास्टोमर्स क्या होता है, पहले इसको समझो वर्बली। कि जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं वो यहाँ पे बहुत रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, तो उनको कॉइल्ड अप लेयर्स भी बोला जाता है। ऐसे जम्बल्ड मिक्स तरीके से होती हैं, जिनको तुम स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, और इनके बीच में क्रॉस लिंकेजेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो क्या होता है, जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाती हैं, जैसे ही हम फोर्स रिमूव कर देते हैं तो ये अपनी पुरानी पोजीशन में फिर से आ जाती हैं। नाम से ही पता चल रहा है इलास्टोमर्स, इनका नेचर कैसा होगा? इलास्टिक होगा। ठीक है, ठीक, चलो। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि सर टूट नहीं जाएगा क्या? टूट जाएगा बिल्कुल, थोड़ी सी देर के बाद जब तक खींचते रहोगे टूट जाएगा। रबड़ भी तोड़ ही देते हो ना खींच के। तो वो सारे डाउट्स यहाँ पे मत लेकर आना अभी। तो इलास्टोमर्स की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले पॉलीमेरिक चेन्स में अगर हम बात करें, तो जो इसकी पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, तो तुम उनको बेसिकली कॉइल्ड अप लेयर्स भी बोल सकते हो। कॉइल टाइप से बनी हुई होती है। यार सेम वैसे ही देखो, समझने के लिए, जैसे तुम अपने कपड़े मूस के पलंग पे फेंक देते हो, कोने में कुर्सी पे फेंक देते हो, वही चीज है। ठीक, क्रॉस लिंकेजेस की बात करें, तो क्रॉस लिंकेजेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होती है। वेरी लेस, बहुत कम क्रॉस लिंकेजेस होंगी। डायग्रामेटिकली अगर हम दिखाना चाहें तो देखो, इस तरीके से कुछ कॉइल्ड अप लेयर्स होंगी। ऐसे रैंडमली कुछ भी बना दो, कॉइल्ड अप है पूरा। और क्या बोला हमने? क्रॉस लिंकेजेस बहुत कम होंगी, बहुत कम क्रॉस लिंकेजेस। तो अब देखो, कॉइल्ड अप लेयर है, तो तुम अगर इसको स्ट्रेच करोगे तो ये जितनी भी लेयर्स हैं ये सीधा होने की कोशिश करेंगी, और जैसे ही छोड़ दोगे वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएंगी। तो इनका नेचर कैसा होता है? इलास्टिक। ठीक है, खींच रही है ये। हम्म? तो जब तुम इसको खींच रहे हो तो खींच रही है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, उसके बाद टूट भी सकती है। क्लियर है बात? और जैसे ही तुम फोर्स छोड़ दोगे तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। ठीक, तो इस पे कुछ पॉइंट अगर अपन लिखना चाहें, तो डेंसिटी इनकी कैसी होएगी? बहुत कम। ठीक है, बहुत कम डेंसिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करो तो काफी कम होगी। फोर्सेस ही नहीं है ना, लिंकेजेस ही नहीं है, तो टूट भी जाएगा ये। तो काफी लो टेंसाइल प्रॉपर्टी। और अमॉर्फस सब्सटेंसेस होंगे।
ठीक, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की बात करी थी अपन ने, तो उधर से तुम इसको लिंक कर ही सकते हो कि दीज विल बी अमॉर्फस सब्सटेंसेस। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर वेरी वीक। ठीक है। पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तुम्हारे पास वो काफ़ी कम है। दूसरा कॉइल हमारी रैंडमली ओरिएंटेड है। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो नेचुरल रबर चिपका सकते हो। देखो, नेचुरल रबर वो रबर नहीं होता है जो तुम घर में इस्तेमाल करते हो। ये ट्रीज से निकलता है, कभी देखा हो, थोड़ा चिपचिपी सा सब्सटेंस होता है कई पेड़ों में। तो व्हाट इज नेचुरल रबर? अभी बनाया था हमने, पॉलीआइसोप्रीन, ये बनाया था। वापस से बना रहे हैं ताकि अपनी हैबिट हो जाए लिखने की, समझ में आ जाए अपन को अच्छे से, हाथों में ही बस जाए। ये होता है नेचुरल रबर। ठीक है। अब तुमने एक स्टेटमेंट और सुनी होगी, वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर या वल्कनाइजेशन। देखो क्या होता है, अभी हमने देखा कि ये किसका एग्जाम्पल है, इलास्टोमर का, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हम जो घर में रबड़ यूज करते हैं, कोई भी थैली पैक करने के लिए, गिफ्ट, किसी भी चीज के लिए रबड़ लगाते हो, बालों में रबड़ लगाते हो, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए ना, वरना क्या मतलब है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़िया होना चाहिए, टूट जाएगा वरना थोड़ा सा खींचते ही। तो उसकी प्रॉपर्टीज को बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर लिंकेजेस इम्प्योरिटी की फॉर्म में। किस तरीके से? देखो, पहले हमारे पास जो पॉलीमेरिक चेन्स थी वो रैंडमली ओरिएंटेड थी, इस तरीके से कॉइल्ड अप थी। ठीक है। और इनके बीच में क्रॉस लिंकेजेस बहुत कम थे, इसलिए तो वो टूट रही थी पॉलीमेरिक चेन्स। अब हम क्या करेंगे, जब वल्कनाइज्ड रबर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये जो लिंकेजेस हैं इनको बढ़ा देते हैं। देखो, इस तरीके से सल्फर इंट्रोड्यूस करके हमने लिंकेजेस बढ़ा दी, दिस इज सल्फर। ठीक। तो हमने कुछ नहीं करा, जो नेचुरल रबर था उसको हमने हीट करा, किसके साथ, सल्फर के साथ। तो इसको ऐसे लिख लो कि ऑन हीटिंग विद सल्फर क्या हो रहा है, नई क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो रही हैं, न्यू क्रॉस लिंकेजेस। अब ये क्रॉस लिंकेजेस क्या करेंगे, इन पॉलीमेरिक चेन को टूटने में दिक्कत करेंगे। अब ये इतना आसानी से नहीं टूट पाएगा जितना आसानी से नेचुरल रबर में टूट रहा था। ठीक है। और हाँ, ये जो न्यू क्रॉस लिंकेजेस बनती हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड बाय रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक। तो अब अपन ये बोल सकते हैं कि देखो, जैसे जैसे क्रॉस लिंकेजेस बढ़ेंगी, पॉलीमेरिक चेन्स को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होएगी, तुम उसको और ज्यादा खींच सकते हो बिना टूटे हुए, वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे क्रॉस लिंकेजेस बढ़ेंगी, मेरी नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती जाएंगी। ठीक है। और ये एक तरीका है क्रॉस लिंकेजेस को बढ़ाने का, कि जो नेचुरल रबर है उसको क्या करो, सल्फर के साथ हीट कर दो। ठीक। तो ये जो रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है जिससे ये इंप्योरिटीज ऐड होती हैं, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन। और इसीलिए रबर को क्या बोल रहे हैं अपन, वल्कनाइज्ड रबर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, दिस विल इंप्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। ठीक है, जो हमारा नेचुरल रबर है उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर देगा। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉस लिंकेजेस, किसकी, सल्फर की, बाय रेडिकल फॉर्मेशन। प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन। इसके बाद जो रबर मिलेगा उसको बोलेंगे वल्कनाइज्ड रबर। क्लियर है? ठीक है। प्रॉपर्टी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्रॉस लिंकेजेस इंक्रीज हो रही है। ठीक, आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा। सेकेंड अपन यहाँ पे जो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दैट इज फाइबर्स। अब ये नाम भी सबने सुना ही होगा। हुँ? अब देखो, फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स को क्या आसानी से तोड़ पाते हो? कोई भी एक नायलॉन का एग्जांपल लो। नायलॉन एक फाइबर है, देखा होगा नायलॉन के कपड़े वपड़े कहीं पे। हाँ,
सुना है कभी नायलॉन के बारे में? तो देखो, नायलॉन को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। अब इजीली ब्रेक नहीं कर सकते तो ऊपर से मुझे ये आइडिया तो लग ही गया है कि भैया इसमें क्रॉस लिंकेजेस काफ़ी अच्छा होने वाली है। और ऐसा ही होता है, इसमें जो क्रॉस लिंकेजेस होती हैं दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसके एग्जाम्पल से ही समझते हैं सीधा। इसका एग्जाम्पल इज नायलॉन। पीछे चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं, नायलॉन इज नथिंग बट पॉली अमाइड। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी बता देता हूँ, ये पॉली अमाइड्स होते हैं। मतलब अमाइड इनका मोनोमर होगा और उससे ये बन रहे होंगे। तो देखो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, एन एच, फिर ये तुम्हारी चेन चलती रही, फिर तुमको एक और इस तरीके से ये चेन चल रही होगी। सिमिलरली नीचे एक दूसरी पॉलीमेरिक चेन होगी। लेट से मैं इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे चल रहा है। अब मेरा देखो बताने का मेन पर्पस सिर्फ ये है, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो यहाँ पे क्या बना रहा है, क्रॉस लिंकेजेस। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या डेवलप हो रहे हैं, क्रॉस लिंकेजेस। अब ये क्रॉस लिंकेजेस काफी स्ट्रांग होंगे तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे हमारे पॉलीमर को। ठीक, ठीक है। दूसरी बात देखो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब तुम यहाँ पे अनलाइक इलास्टोमर इनको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो पॉलीमेरिक चेन है वो एक स्ट्रॉन्ग फोल्ड से बंधी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से यहाँ पे बंधी हुई है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड स्ट्रेच नहीं कर सकते। ठीक, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हम फाइबर का एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं। देखो अगर चाहो तो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि दीज आर पॉलीमर्स in which polymeric chains are associated excuse me, are associated with strong intermolecular forces of attraction। ठीक है, यही बात अपन बोल रहे थे। और अगर तुम चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि नायलॉन में अपन देख रहे हैं, या फिर ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है अगर हम अपना फाइबर का एग्जाम्पल चेंज कर देंगे तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, इसलिए तुम यहाँ पे इनको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके लिए भी अगर अपन प्रॉपर्टी लिखना चाहें जैसे अपन ने इलास्टोमर्स के लिए लिखी थी, तो इसकी डेंसिटी मैं कैसी बोलूंगा, डेंसिटी इज हाई डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी। स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, दे आर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस की वजह से क्या होते हैं ये, दे आर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा इनका, ज़्यादा होगा। अब इनको मेल्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इलास्टिसिटी कम होगी। इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। सॉल्युबिलिटी की कभी कभार बात कर लेता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। फाइबर्स को पानी में नायलॉन को मिलाते हुए देखा है कभी डिजोल्व करते हुए, ना, है ना। और टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करें, ये पॉइंट तो रह गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, वेरी हाई, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखो बेसिकली ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने पास, वन इज इलास्टोमर्स एंड अदर इज फाइबर। इसके अलावा भी होते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है,
इनकी भी अपन बात कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों मेजर हैं, इलास्टोमर्स और फाइबर्स। ठीक है, तो उनको अपन ने एग्जाम्पल के साथ समझा है और प्रॉपर्टीज भी लिखी है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और प्लास्टिसाइजर्स मैं सजेस्ट करूंगा एक बार एनसीईआरटी से भी उनकी रीडिंग मार लेना। और ये चैप्टर तो तुमको वैसे भी एनसीईआरटी से एक बार पढ़ना ही है, ये तो मैं तुमको फील लाने के लिए बता रहा हूँ कि चैप्टर में है क्या क्या। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा अपना थर्मोप्लास्टिक। देखो, थर्मोप्लास्टिक ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनको तुम हीट करोगे तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही कूल करोगे तो ये वापस से अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, मतलब फिर से कड़े हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। ठीक। और थर्मोप्लास्टिक के साथ तुम ये प्रोसेस कितनी बार भी करा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। क्लियर ये बात। थर्मोसेटिंग की मैं बात करूं यहीं पे कंपैरिजन में, तो देखो थर्मोसेटिंग में क्या होता है, उसको हीट करोगे तो वो कॉम्पैक्ट बन जाता है, और वो जो प्रोसेस है मेरा, वो प्रोसेस क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब कि हाई टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे होंगे, और वो केमिकल चेंजेस किस फॉर्म में आते हैं कि नई क्रॉस लिंकेजेस बन जाती हैं। क्या होने लगता है वहां पे, नई क्रॉस लिंकेजेस बन जाती है। ठीक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक के अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो पॉलीइथाइलिन हो सकता है, यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकता है तुम्हारे पास। ठीक। और थर्मोसेटिंग की अगर हम बात करें तो कुछ चीज दिमाग में आ रही है नाम सुनते ही। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसा कुछ नाम सुना होगा। हम्म? देखो, कभी इपॉक्सी विपॉक्सी का नाम सुना है? नेट पे काफी सारे वीडियोस आते हैं कि इपॉक्सी का टेबल टॉप, इपॉक्सी को डाल देते हैं उसमें, फिर वो वापस से अपना सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। हाँ। ठीक है, या फिर पीवीसी का एग्जांपल ले सकते हो जो घरों में पाइप में लगता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार एनसीईआरटी देख लेना, एक रफ आइडिया तुमको लग गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो थर्मोप्लास्टिक में अगर हम इसके पॉइंट्स लिख लें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इट सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग, हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह में होता है। एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑन कूलिंग। ठीक है, इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑन कूलिंग। ओरिजिनल फॉर्म से मतलब फिर से कड़ा हो जाता है, कड़क हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। ये प्रोसेस कितनी भी टाइम रिपीट कर सकते हो। दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम्स, कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम्स, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि प्रोसेस जो है मेरा वो रिवर्सिबल है। लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई केमिकल चेंज हो ही नहीं रहा है, यहाँ बेसिकली सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। ठीक। और मैं प्रेफर करता हूँ कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अपन केमिकल नेचर में ही यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग। ठीक है, और आगे ऐसे लिख लो कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। जो चेंज आता है हमारे पास वो कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, सिमिलरली अपन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स भी चिपका लेते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इसमें देखो, इसमें तो तुम पीवीसी का एग्जांपल ले सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो अपन घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वायर्स में। ठीक है, या फिर देखो एक इपॉक्सी भी अच्छा एग्जांपल होता है, अगर मौका लगे तो यूट्यूब पे देखना, कुछ इपॉक्सी के टेबल्स बनाए जाते हैं काफ़ी अच्छे डिज़ाइन की फॉर्म में। तो वो भी हमने पास क्या है, बेसिकली थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि ऑन हीटिंग ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जैसा थैली के साथ होता है। पॉलीथीन को बर्न करते हो तो क्या होता है पॉलीथीन में, पॉलीथीन तुम्हारी सिकुड़ने लगती है।
तो सेम वही चीज है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। अगर हीट कर दिया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थैली अगर मेरी एक बार सिकुड़ गई तो क्या फिर से फैलेगी, अपनी पुरानी फॉर्म में आएगी? मैं पूरा बर्न करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो गर्म करने की बात कर रहा हूं। तो थैली देखो सिकुड़ने लगती है धीरे धीरे। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तुम वापस से थैली नहीं बना पाओगे उससे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? चेंजेस विल अकर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। चेंजेस विल अकर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में ही कुछ चेंज हो गए होंगे। और अब इतना आइडिया लग गया होगा कि पॉलीमेरिक चेन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज कब चेंज होंगी? जब इनके बीच की लिंकेजेस में कुछ चेंज आ रहा हो। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि एट हाई टेम्परेचर सम न्यू लिंकेजेस विल फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो, न्यू क्रॉस लिंकेजेस आर फॉर्म्ड। न्यू क्रॉस लिंकेजेस आर फॉर्म्ड। अब देखो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई पुरानी ऑलरेडी बनी हुई लिंकेज तुम्हारी ब्रेक भी कर रही हो, ठीक है, और हो सकता है कि कोई नई लिंकेज बन रही हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बस कहने का मतलब क्या है कि क्रॉस लिंकेजेस के साथ कोई छेड़खानी होगी अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो। ठीक है, ठीक है। अब देखो थर्मोप्लास्टिक जो अपन ने पीछे पढ़ा था, इसके साथ एसोसिएटेड एक और टर्म आती है, अपन नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं, जिनको अपन बोलते हैं प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स। तो प्लास्टिसाइजर्स बेसिकली क्या है कि प्लास्टिक्स जो है तुम्हारे, उनको थर्मोप्लास्टिक में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है, और इसका एक काफी कॉमन एग्जांपल है जो अपने पास भी होगा, डीबीपी, डाइब्यूटाइल थैलेट। ठीक है, इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ऐसा बोलो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल इज दिस दिस इज C4H9 COO C4H9। ठीक है, दिस इज डाइब्यूटाइल, ब्यूटाइल इसके लिए, ठीक है, दो बार आ रहा है डाइब्यूटाइल थैलेट। समझ पा रहे हो, थैलिक एसिड। ठीक, तो उसी से ये अपने पास फॉर्म हुआ। शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं DBP। तो वाटर प्लास्टिसाइजर्स, जब मुझे कोई भी चीज को प्लास्टिक से थर्मोप्लास्टिक में कन्वर्ट करना है। क्योंकि देखो थर्मोप्लास्टिक काफी मजेदार चीज है ना, गर्म करने पे सॉफ्ट हो रहा है और उसको मैं वापस से कूल कर दूंगा तो वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाएगा। तो काफी अच्छी चीज है। हम्म? जैसे ग्लास का एग्जांपल लो, तुम ग्लास को हीट करते हो, सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसको मोल्ड कर लेते हैं जैसे भी मोल्ड करना है, फिर ठंडा कर लेते हैं, फिर से सॉलिड हो जाता है। ऐसे तो तुम्हारे वो पेपर वेट और वो सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, ग्लासेस वगैरह। तो ये काफी मजेदार चीज है जब प्लास्टिक से थर्मोप्लास्टिक में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, प्लास्टिक में कुछ चीज ऐड करेंगे, जैसे इस केस में मैंने यहाँ पे डीबीपी ऐड कर दिया। तो जो भी प्लास्टिक तुमने लिया है वो थर्मोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो ये अपना एक क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन खत्म होता है कि हम इस तरीके से पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। रिएक्शन के बेसिस पे देख लिया अपन ने, लिंकेजेस के बेसिस पे देख लिया, और अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे देख लिया। ठीक, तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि एक बार इनके लिए एनसीईआरटी जरूर से पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की अपन लिस्ट तैयार कर लेते हैं। ये भी तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा और तुमको याद करने हैं। तुमने अगर इस बार के भी क्वेश्चंस देखे होंगे तो डायरेक्टली जो टेबल दे रखी है हमको, उन टेबल से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इस बार तो तुम्हारे पास क्वेश्चन जो है वो प्रोटीन्स और विटामिन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्टली टेबल से ही सवाल पूछ लिया हमसे, जो एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आ गया। तो सेम चीज पॉलीमर्स में भी हो सकती है। तो अपन लिस्ट ऑफ पॉलीमर्स बना लेते हैं, जिसमें अपन कुछ काफी इंपॉर्टेंट जो पॉलीमर्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं। क्लियर है? मैक्सिमम हो सकते हैं कि अभी पीछे जो अपन जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो उधर एक्सप्लेन करते टाइम अपने पास ऑलरेडी आ गए। ठीक है, चलो, तो एडिशन पॉलीमर्स जनरली यही होते हैं सारे। फिर भी अपन एडिशन पॉलीमर्स के अंदर सबको लिख लेते हैं। एडिशन पॉलीमर्स,
फर्स्ट इसमें अपन पढ़ लेते हैं पॉली इथीन। अब ये तुम्हारे पास देखो ये मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, तुमको ये वाला पोर्शन तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो पॉलीइथीन ये तो अब बच्चे बच्चे को पता है, इथीन से बनता है। ठीक। टेम्परेचर लगभग 350 से 530 केल्विन। देखो ये डेटा याद करना भी आसान है, जम्बल्ड नंबर्स हैं बस। ठीक है। और एटीएम जो है तुम्हारा वो 1000 से 1800 एटीएम के बीच में रहता है, प्रेशर मतलब। प्लस कुछ यहाँ पे अपन ऑक्सीजन के ट्रेसेस भी ऐड कर देते हैं, तो ये तुम्हारा यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीइथीन। ठीक है, दिस इज पॉलीइथीन। इसको अपन क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। इसकी बात अपने कर ली थी पहले, दिस इज लो डेंसिटी पॉलीइथीन या LDPE। ठीक है, जैसे जो तुम्हारे बैग्स वैक्स होते हैं, सब्जी लाने जाते हो, कुछ भी लाने जाते हो, वो। ठीक। अब देखो यहाँ पे, अगर तुम इस सेम प्रोसेस को कम टेम्परेचर पे कराते हो तो क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वो डिक्रीज हो जाएगा तो तुम्हारी जो पॉलीथीन है वो बेटर बनेगी, डेंसिटी इंक्रीज होने लगेगी। अब तुम धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, कम टेम्परेचर पे कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो पाएंगे, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा मुझे अब, है ना। तो उधर मेरे पास बनेगा जो पॉलीथीन वो बेटर होगा और उसकी कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। तो तुमने बाजार में देखी होंगी काफ़ी अलग अलग टाइप की थैली आती है, कुछ स्ट्रांग होती हैं और कुछ काफ़ी कमज़ोर होती हैं। सब्जी वाले के पास जो तुम काली थैली लेने जाते हो वो काफ़ी वीक थैली है, और वहीं तुम शोरूम में जाते हो तो तुमको एक काफ़ी स्ट्रांग थैली मिलती है जो इतना इजीली ब्रेक नहीं करती है। तो उसका कंसेप्ट क्या है कि मैं ये सेम प्रोसेस कम टेम्परेचर पे करा दूँ। तो लो टेम्परेचर पे कराने से क्या होगा, मेरा रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कम हो जाएगा और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बस ऐसे ही कंसेप्ट है, जैसे हम्म, चलो जैसे मैं, ठीक है वो स्टेटमेंट तो क्लियर होगा। अब देखो इसका सेकंड वेरिएंट भी देखते हैं। इथीन है हमारे पास। अब मैंने क्या करा, टेम्परेचर अपन कम कर देते हैं, जैसा कि अपन बात कर रहे हैं, कर दिया कम, मतलब ये वाला जिस रेंज में था उससे पहले की रेंज अब मैं ले रहा हूँ। और प्रेशर भी कम कर दिया, ठीक है, बहुत कम कर दिया। तो अब क्या है, देखो तुम्हारा रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन भैया ये तो बुरी तरीके से गिरने वाला है। हाँ। अब क्योंकि ये कंडीशन तो बहुत ही कम कर दिया अपन ने, तो यहां अपन एक कैटलिस्ट डाल देते हैं जिसको अपन बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसके बारे में मैंने ऑर्गेनिक में बताया है जब अपन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो वहां से क्वेश्चन को यहाँ लिंक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो तुमने कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक कर दी है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे अपन को एक कैटलिस्ट डालना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इम्प्रूव कर सके। तो अब जो इधर तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेगा रहेगा तो वो भी पॉलीथीन, ऐसा थोड़ी ना है कि अब पॉलीमर ही चेंज हो जाएगा तुम्हारा, तो रहेगा वो भी अभी पॉलीथीन, लेकिन अब वो क्या बनेगा, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और ये कहाँ यूज होता है तुम्हारा, बकेट्स वगैरह में। तो चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये कैरी बैग्स हो गए तुम्हारे और ये बकेट्स में यूज हो गया, जहाँ हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज होता है। वेरी कॉम्पैक्ट, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है तुम्हारे पास और इसी वजह से स्ट्रांग भी होता है। तो थैली तो तुम फाड़ दोगे, बाल्टी फाड़ सकते हो क्या, है, नहीं है ना पॉसिबल, तो वही चीज़ है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सबको, चमक रही है चीज़ें जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो ये अब मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, तो इसमें तुमको थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की बात अपन ने कर ही ली थी ऑर्गेनिक में, इसमें अपन को वापस से जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, जो TiCl4 AlCl3 वाला देखते थे वही चीज़ है। अगर इनकेस होगा तो कल मुझे लेक्चर में बता देना, कल या परसों में मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन मुझे ध्यान है मैंने ऑर्गेनिक में बताया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक, ये हो गए दो केसेस।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको अपन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, नथिंग एल्स, तो ये अपने पास पॉलीमराइज हो जाता है इस तरीके से। CH3, ये 2 यहाँ से हटा दो, ये अपना पॉलीमराइज हो गया। ठीक है, दिस इज आर पॉलीफॉर्म। तो प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, क्लियर है बात? ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, क्यों बताया है ये तुमको मैंने, दिस मॉलिक्यूल इज कायरल है, बिल्कुल। ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, हाइड्रोजन, और इधर जो ग्रुप लगेगा वो एक लंबी चेन होगी होगी। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल तुमसे पूछ सकता है, देखो, अगर ये जो कायरल सेंटर्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड हो, रैंडमली ओरिएंटेड मतलब R, S, S, R, 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 फिर S, S, ऐसे कुछ भी चलता जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देन क्वालिटी डिक्रीजेस। अगर रैंडम ओरिएशन है इन कायरल सेंटर्स का तो हम क्या बोलेंगे कि क्वालिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसी वजह से हम यहाँ पे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड, दिस इज यूज्ड टू गिव फिक्स्ड स्टीरियो। ठीक है, इसी वजह से हम जिगलर-नाटा को यूज करते हैं कि एक फिक्स स्टीरियो हमको प्रोवाइड कर सके। नाउ व्हाट इज जिगलर-नाटा, अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो जिगलर-नाटा इज, देखो, AlEt3 TiCl4। ठीक है, इथाइल, ये एल्यूमिनियम है और ये इथाइल है 3 बार, और TiCl4। दिस इज योर जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अगेन मेमोरी बेस्ड है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि ये कायरल फॉर्मेशन रैंडम हो सकती है, इस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिगलर-नाटा, तो ये फिक्स स्टीरियो ही फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं पॉलीस्टायरीन। ये अपन देख भी चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी बार, है ना। ये तीनों मैकेनिज्म कर सकता है, फ्री रेडिकल, एनायनिक, कैटायनिक। तो बस यहाँ पे एक बार फिर से लिस्ट में लिख लेते हैं इसको। पीएच, ये क्या हो गया अपने पास, CH2 CH PH, दिस इज पॉलीस्टायरीन। इसकी तो हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं, तो इसको बस लिस्ट में यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अपन फटाफट अपनी लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे पॉलीमर्स आएंगे अपने पास। तो कहाँ तक हो गया अपना, सी, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लो NCH2 डबल बॉन्ड CH CN, ये पॉलीमर फॉर्म करेगा CH2 CH CN। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल, दिस इज एक्राइलो नाइट्राइल। तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। शॉर्ट में पेन। देखो एनसीईआरटी में इनके यूजेस भी लिखे होंगे, वो भी पढ़ना। ठीक, ये अपन को पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। फिर मैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात कर रहा था जब थर्मोप्लास्टिक बता रहा था, उसको भी लिख लो CH2CH Cl। तो इधर से जब पॉलीमर बनेगा CH2CH Cl। ठीक है, दिस इज PVC। पीवीसी की वायरिंग, अमिताभ जी भी आते हैं अब तो इनके ऐड में है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, ABCDEF। अगला लिख लो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 COOMe, इसको बोलते हैं अपन मिथाइल। ठीक है, मिथाइल मैथा एक्राइलेट, मिथाइल मैथा एक्राइलेट।
तो इससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पहले नाम ही लिख लेते हैं, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट। ठीक है, तो ये तो तुम ध्यान रख रहे होगे, तुमको बेसिकली मोनोमर का नाम याद रखना है। पॉलीमर में तो आगे पॉली लगा देना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन PMMA। ठीक है, और ये पॉलीमर क्या बन जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड ओपन, दिस इज मिथाइल, और ये COOMe। ये अपनी रिपीटिंग चेन होती है इस तरीके से। दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट, ये बार बार रिपीट हो रहा होगा। अगला लिख लो टेट्राफ्लोरोइथीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, फ्लोरीन, 4 बार फ्लोरीन आ रहा है। ठीक है, ये होता है अपने पास टेट्रा फ्लोरो इथीन। क्या बनाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, शॉर्ट में उसको बोलते हैं PTFE। क्या बनाएगा, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। ठीक है, ऐसे लिख लो अब डायरेक्टली। और 4 फ्लोरीन अलग से दिखाने के लिए लिख दिया था, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, ये रिपीटिंग यूनिट हो गई। ठीक, इसका एक वेरिएंट होता है जब हम फ्लोरीन को, सिर्फ एक फ्लोरीन को, किसी भी एक फ्लोरीन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन, और उससे जो बनेगा दैट विल बी पॉलीक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन। ये भी तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा, इसको भी नोट कर लेना, बता दिया है मैंने। बस एक फ्लोरीन को क्या करें, क्लोरीन से रिप्लेस कर दे, तो इसको अब मैं क्या बोलूंगा, क्लोरो, और फिर 3 फ्लोरीन बचे तो क्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन, तो उससे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथीन। वाजिब है बात, सहमत हो मेरी बातों से? और बाकी तो अपन ने पढ़ ही लिया। नेचुरल रबड़ लिख लेना, गुटा पर्चा। नेचुरल रबड़ क्या था, सिस पॉलीआइसोप्रीन। गुटा पर्चा क्या था, हाँ पढ़े ना ये अपन ने, नेचुरल रबड़ भी पढ़ा है। ये क्या था, दिस वॉज दिस सिस फॉर्म, और ट्रांसफॉर्म क्या होती थी इसकी, गुटा पर्चा, तो वो भी ऐड कर लो अपनी इस पॉलीमर्स की सीरीज में। ठीक है, गुटा पर्चा। ठीक है, या अपन ने पॉलीक्लोरोप्रीन भी पढ़ा है, डाइप्रीन जिसको बोलते हैं, सेकंड एग्जाम्पल यहीं पे जो लिया था डाइन वाले केस में, है ना। तो इनको भी ऐड कर लो अपनी पॉलीमर्स की लिस्ट में। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो देखो ये तो तुम अगर देखो ध्यान से तो ये सारे एडिशन पॉलीमर्स थे जिसमें कि मोनोमर यूनिट रिपीट हो रही है, एक सिंगल मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। अब अपन उनकी सी लिस्ट बना लेते हैं, विच आर कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब दो अलग अलग मोनोमर से मिलके बन रहे हो, और ये अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे वाली लिस्ट से। दिस लिस्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर्स ही कहेंगे इनको भी, एडिशन पॉलीमर्स, लेकिन जो कैसे हैं, कोपॉलीमर, मतलब दो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पे मिलके पॉलीमर्स बना रही हैं। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज ब्यूना एस। ठीक है, ब्यूना एस। क्लियर है ये बात? चलो, तो देखो ये कैसे बनता है, NCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्यूटा डाइईन। समझ में आ रहा होगा कहाँ से आ रहा है ये। और S इज फॉर स्टाइरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH PH। ठीक है, तो दोनों की अपन ने NN यूनिट्स ले ली। अब जब यहां से कोपॉलीमर फॉर्म होगा, वो किस तरीके से फॉर्म होगा, देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, मतलब यहां पे हुआ तुम्हारे पास 1,4 एडिशन, देख पा रहे हो 2 और 3 में डबल बॉन्ड आ गया, है ना। और ये जो स्टाइरीन था हमारा, ये तो जैसे भैया जैसे विनाइलिक की तरीके से करता है वैसे ही कर रहा है, सो दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट। तो इसको अपन बोलेंगे अब ब्यूटा डाइईन स्टाइरीन रबर।
ठीक है, दिस इज ब्यूना एस। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन? ब्यूना एस। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ब्यूना एस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सिमिलरली ब्यूना एन, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ब्यूना एन? फिर से ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये तो ब्यूटाडाइन ही है हमारे पास, प्लस अब क्या ले लेते हैं? एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, स्टाइरिन की जगह पे बस क्या करा हमने यहाँ पे? एक्राइलोनाइट्राइल को यूज कर लिया। और ये तो हमारा वही अभी भी क्या है? ब्यूटाडाइन। तो ये जब पॉलीमराइज करेंगे तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन किस तरीके से आएगा? अगेन 1,4, जैसा कि हमने कॉन्जुगेटेड डाइन्स के केस में पढ़ा था अभी पीछे। तो ये भी 1,4 है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच टू, दिस विल बी सी एच टू सी एच ओपन बॉन्ड, और ये सी एन, दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट। तो इसको अब अपन क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा ब्यूटाडाइन एक्राइलो नाइट्राइल। और इसी को शॉर्ट में अपन कैसे बोलते हैं? इस तरीके से। ये भी क्या कहलाएगा? दिस इज ऑल्सो रबर, ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल रबर। लेकिन दिस इज मोर फेमस नेम, दिस इज मोर फेमस नेम, ब्यूना एस या ब्यूना एन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। थर्ड इज एस ए आर ए एन। ठीक, ये नाम है इनके, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये मेमोरी बेस्ड है। अब तुमको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है इन पे सवाल नहीं आते हैं, आते हैं इन पे सवाल। तो देखो यहाँ पे अपन क्या लेंगे? ये तो हुआ अपना विनाइलिडीन, इसको क्या बोलते हैं? विनाइल ईडीन क्लोराइड। ठीक है, विनाइल था ये, उस पर क्या हुआ? क्लोरीन लग गया। ठीक है, प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल, और इसको सिंपली क्या बोलोगे? विनाइल क्लोराइड। ये अगर आईयूपीएससी का स्टार्टिंग वाला पोर्शन पढ़ा हो जो मैंने बताया था, वहां पे बताया था एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन कैसे लिखेंगे। ठीक है, वहां देखना है इसको। तो ये जब पॉलीमराइज करते हैं तो इस तरीके का पॉलीमर बन जाता है। दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, ये जो बॉन्ड ओपन है यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, इधर ये बॉन्ड ओपन और ये क्लोरीन, दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट। ठीक, तो ये तो अब अपने पास सब कुछ मेमोरी बेस्ड है, ये अपन को ध्यान ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिख लो एक्राइलोन। ठीक, एनसीईआरटी से इन सब के यूजेस भी देख लेना यार, एक बार रीडिंग मार लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने तुमको बता दिया, उनका यूज पता होना चाहिए। तो अच्छा देखो यहाँ पे क्या लेते हैं? दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल, है ना, और इसके साथ अपन लेते हैं विनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, दिस इज विनाइल, दिस इज एसीटेट, तो दिस इज विनाइल एसीटेट। ठीक, कंबाइन करेंगे इस तरीके से, सी एच टू सी एच सी एन, सी एच टू सी एच, ये बॉन्ड ओपन, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट। ठीक, इसको बोलते हैं एक्राइलॉन। तो इस तरीके से अब तुमको ये लिस्ट फर्स्ट अपनी ध्यान रखनी है। और लिखवा देता हूँ, चलो तो पांचवा लिख लो, डाइनेल। ठीक है, इसको विनियोल एन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन, मतलब एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल प्लस विनाइल क्लोराइड। ठीक है, प्लस विनाइल क्लोराइड। देखो अब तो हैबिट बनी गई होगी, तो इससे पॉलीमराइज करके क्या बनाओगे?
CH2CH, दिस इज CN, ये बॉन्ड ओपन, CH2 CH, ये बॉन्ड ओपन, दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट। ठीक, तो बस ये तुम थोड़े से मोनोमर्स ध्यान रखो क्या होता है। एक और लिख लो, विनियॉन। ठीक है, वाई है ये बनता है तुम्हारा विनाइल क्लोराइड, इसके साथ दूसरा पॉलीमर विनाइल एसीटेट। तो देखो एक मोनोमेरिक यूनिट नहीं मिल रही है, दो अलग अलग मिलके बना रहे हैं, इसलिए हमने ऊपर कोपॉलीमर लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा, CH2CH Cl प्लस एसीटेट की बात कर रहे हैं तो CHOC डबल बॉन्ड O CH3। इससे पॉलीमर बनाओगे तो अब तो देखो मक्खन की तरह हाथ चल रहा होगा, आदत बनी गई होगी यहाँ पे। ये बॉन्ड ओपन छोड़ दो, OC डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस विल बी दी रिपीटिंग यूनिट। ठीक, तो एडिशन पॉलीमर्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने तुमको लिखवा दिए। इसके अलावा तुमको एनसीईआरटी में कुछ दिखता है तो एक बार उसकी रीडिंग ज़रूर मार लेना। ठीक है, एक बार उसकी रीडिंग ज़रूर कर लेना। क्लियर है? ठीक है, तो देखो एक छोटा सा पोर्शन अपने पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स का बचता है, मतलब आगे नायलॉन 66 नायलॉन 610। तो थोड़ा सा उसमें समझने की भी चीज़ें हैं। हम्म, जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ, वैसे तो तुमको नायलॉन 6 और नायलॉन 66 के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया कि 6 किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, बीच में जो कार्बन एटम्स आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा डिटेल में नायलॉन 6, नायलॉन 66, डेक्रोन, फिर बेक लाइट जिसके स्विचेस बनते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, तो उनकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, आई होप इतना तुम रिवाइज करोगे और एनसीईआरटी पढ़ोगे। थैंक यू।